Hello, dear students. Welcome to Computer ITI. Today I will teach you format of cell in Ms. Excel. So please don't skip this video and please like, comments and subscribe this channel. Aditi Kaushal. Thank you. की क्लास में हम लोग फॉर्मेट सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे। शीट पर जो हम लोग ने मैटर लिखा है उसको उसकी फॉर्मेटिंग के लिए बात करेंगे। सेट करेंगे कमांड्स कि जैसे कहीं पर हमारा अमाउंट लिखा हुआ है, कहीं पे नंबर्स लिखा हुआ है, उसको नंबर्स की तरह दिखाना चाहते हैं, अमाउंट में डेसिमल नंबर्स दिखाना चाहते हैं। स्टूडेंट के जो मार्क्स आ रहे हैं उसमें अगर डेसिमल प्लेसेस ज्यादा आ रहे हैं तो उसको कैसे सेट किया जाए ये करना है अपने को। तो शुरू करते हैं हम लोग। हमारे सामने कुछ ये एक सेल लिस्ट बनी हुई है, इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं। हम सारे नंबर्स में डेसिमल के दो दो प्लेसेस लाना चाहते हैं क्योंकि ये सैलरी है तो सैलरी पर 12,000 ये सारे अमाउंट है। सबको सेलेक्ट कर रहे हैं, सभी को सेलेक्ट कर रहे हैं। जितना भी हमारा अमाउंट वाला फील्ड है उसमें डेसिमल के दो प्लेसेस दिखाई देने चाहिए, इसलिए हम लोग कंट्रोल 1 कर रहे हैं इसको। जैसे आप कंट्रोल 1 करेंगे वो पूरा फॉर्मेटिंग के सारे कमांड एक ही जगह आपको मिल जाएंगे। एमएस वर्ड में ये अलग अलग जगह मिलते थे हमको, पैराग्राफ में अलाइनमेंट मिलता था, फॉन्ट मिलता था, बॉर्डर मिलता था, तो उसी तरीके से। लेकिन यहाँ पे सारे कमांड हमको एक ही जगह पे मिलेंगे। ध्यान से समझिएगा, जो भी नंबर्स लिखे हैं उनको हम लोग जनरल बोलते हैं। जनरल का मतलब जो नॉर्मल डिफॉल्ट टाइपिंग है उसको जनरल कहा जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है नंबर। जैसे आप नंबर करते हैं तो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस दो दिखाई देते हैं आपको। आप ओके करेंगे, सभी में डेसिमल के दो दो प्लेसेस लग जाएंगे। तो जितने भी अमाउंट वाली फिगर है, प्राइस वाली फिगर है, क्योंकि उसमें डेसिमल के दो दो प्लेसेस दिखाई देने चाहिए, इसलिए इसको यहाँ से सेट किया जा सकता है। इसको सेट करने का शॉर्टकट तरीका यहाँ से भी है कि हम यहाँ से इसको इंक्रीज डेसिमल कर लेते हैं या डिक्रीज डेसिमल कर लेते हैं। जैसे क्वांटिटी है तो क्वांटिटी में अगर आप डेसिमल का एक प्लेस दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको एक बार क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पे डेसिमल का एक प्लेस आ गया। अगर क्वांटिटी है हमारी 2 किलो 300 ग्राम, 3 किलो 750 ग्राम, तो वहाँ डेसिमल के 3 प्लेसेस दिखाने होंगे। तो अगर क्वांटिटी अभी तो हमारी राउंड ऑफ है, हम पेन ड्राइव, मोबाइल, मेमोरी ये सब बेच रहे हैं तो ये सब डेसिमल में आएगी नहीं। लेकिन दाल होगा, चीनी होगा तो वो डेसिमल में भी आ सकती है ना, क्विंटल में भी आ सकती है, पॉइंट्स में भी आ सकती है। तो डेसिमल का 2 प्लेस चाहिए कि 3 प्लेसेस चाहिए, वो यहाँ पे सेट करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है नंबर का, और नंबर में डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर हम लोग सेट करते हैं 1 2 3 कितना दिखाना चाहते हैं। जितने आप सेट करेंगे डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वांटिटी वगैरह में आप हो सकता है डेसिमल प्लेसेस न दिखाएं, या 1 दिखाएं या 3 दिखाएं, ऐसा हो सकता है। डेसिमल के कितने प्लेसेस तक आप इसको करना चाहते हैं। जब हम लोग किसी स्टूडेंट का एवरेज निकालते हैं, हम लोग हिंदी इंग्लिश मैथ्स के नंबर लिखते हैं और उसका परसेंट निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो कई बार वो डेसिमल के कई सारे प्लेसेस में आ जाता है। हमारा एवरेज हमारे टोटल लिखा हुआ होता है, वहाँ पे किसी स्टूडेंट का टोटल लिखा हुआ है। इस तरीके से हम एक रैंडम फिगर मान रहे हैं क्योंकि हमारे अभी इस समय स्टूडेंट वाली फाइल अपने को दिखाई नहीं दे रही है, हमारे पास वो टोटल वाली फील्ड है वहां पर, और इसका हम लोग एवरेज निकालते हैं वहां पर। तो मान लीजिए हमने एवरेज निकाला है यहाँ पे, टोटल डिवाइडेड बाई 3 या 4 या 5 ऐसे करके। जब हम इसको डेसिमल निकालते हैं तो हम लोग कमांड लगा देते हैं इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ 5। इसको सेलेक्ट किया, कॉपी पेस्ट किया मैंने, और इसके यहाँ पे देखिए कहीं पे डेसिमल का एक प्लेस आ रहा है, कहीं पे डेसिमल का कोई प्लेस नहीं आ रहा है। तो जैसे हम इसको सेट करते हैं समय डेसिमल के बराबर बराबर प्लेसेस आ जाते हैं। और कई बार ये तो 5 4 है, अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं सपोज करिए, तो कई बार आप ये भी देखोगे कि डेसिमल के कई सारे प्लेसेस आ रहे हैं, डेसिमल के कई सारे प्लेसेस आ रहे हैं। तो देखिएगा अभी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। सपोज 133 है हमारा, अब हम 133/3 करेंगे। 133/3 करेंगे तो अभी तो फिलहाल ऐसे ही आ रहा है, लेकिन कई बार आप देखोगे डेसिमल के 4 5 6 प्लेसेस दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो आप उसमें सभी को सेलेक्ट करके एक ही तरफ में जा करके नंबर को 2 या 3 आप सेट कर देंगे तो सभी में डेसिमल के दो दो प्लेसेस आ जाएंगे। नेक्स्ट, जो अमाउंट वाली फिगर है, जैसे कि आप ये कोई एबीसी स्टोर वाला आपके सामने एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर जो यूनिट है उसमें डेसिमल का जरूरत नहीं। जो प्राइस वाला फिगर है वहां पर हम डेसिमल का प्लेसेस सेट करना चाहेंगे तो हम जाके सेट कर देंगे, सभी में डेसिमल के प्लेसेस लग जाएंगे। अब जब डेसिमल का प्लेसेस लग रहे हैं तो हम यहाँ पे रुपीस का सिंबल भी लगाना चाहते हैं,
रुपीस का सिंबल भी लगाना चाहते हैं, करेंसी का सिंबल लिख करके आ जाए। जब करेंसी का सिंबल आप चाहते हैं लग करके आ जाए तो आप करेंसी कर दीजिए इसको। जब आप करेंसी करेंगे तो यहाँ पर आपको सिंबल डॉलर का दिखाई देगा और किसी किसी कंप्यूटर में आपको रुपीस का दिखाई देगा, RS लिखा होगा। रुपी वाला सिंबल भी आ सकता है, वो रुपी वाला सिंबल जो है वो अभी तक कंप्यूटर पे इंस्टॉल नहीं है हम लोगों के, उसको नेट से इंस्टॉल करना पड़ता है या फिर नया MS एक्सेल होगा तो उसमें दिखेगा आपको, डिपेंड करता है। फिर वही बात है कि इंस्टॉल करते समय यूजर ने सेलर ने आपको सिस्टम सेट करके दिया है कि नहीं दिया है, या फिर हम लोग ने विंडोज की सेटिंग करी है कि नहीं करी है। डिफॉल्ट सेटिंग यूएस सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं, वहां का करेंसी डॉलर है, इसलिए फिर से यहाँ पे डॉलर ही हमको दिखाई देता है। हमको इंडिया करेंसी इसमें सेट करनी पड़ेगी और अंदर क्लास में आप देखेंगे सारे कंप्यूटर्स पे RS का सिंबल है, वहां पर आप वहां से RS ले लीजिएगा। हमारे में क्लास में इस वाले कंप्यूटर पे अभी तक सेट नहीं है क्योंकि मैं अभी क्लास कंटिन्यू करूंगा, आगे जाके आपको सब सिखाना है, दैट्स वाई अभी मैंने इसको डिफॉल्ट छोड़ रखा है। तो मीनवाइल जो भी आपको करेंसी का सिंबल दिखाई दे आप ले सकते हैं। तो हम गए हैं करेंसी में, सिंबल दिखाई दे रहा है यहाँ पे करेंसी का सिंबल, आपको रुपीस दिखाई दे आप ले लीजिएगा, ना दिखाई दे तो फिलहाल डॉलर को मान लीजिएगा कि वही सिंबल है। और डेसिमल के 2 प्लेस फिर से यहाँ पे दिखाई देंगे। आप इसको जैसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे सभी में रुपीस का सिंबल या रुपी का सिंबल, RS का सिंबल यहाँ पर आ जाएगा। और अभी जो फिगर है हमारे सामने वो सब बराबर बराबर आपको दिखाई दे रहे हैं। बराबर बराबर दिखाई देने का मतलब सब एक ही 3-3 फिगर के हैं। हम लोग कुछ और फिगर लिख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास कोई अमाउंट 5,000 है, कोई 200 रुपए है, कोई 20 रुपए है, कोई बड़ा फिगर है 1,21,000 रुपए है, सपोज करिए ऐसे, ठीक है। तो जब आप इसको सेट करते हैं, Ctrl+1 करते हैं, जब आप नंबर लगाते हैं, 3 चीजें हैं, नंबर, करेंसी और अकाउंटिंग। थोड़ा थोड़ा अंतर है इसके अंदर, थोड़ा थोड़ा अंतर है। नंबर में सभी में डेसिमल के प्लेसेस लग जाएंगे, कुछ नहीं करेगा ये, लेकिन जब आप इसको करेंसी कर देंगे तो इसमें 2 चेंजेस होंगे। एक तो करेंसी का साइन लग जाएगा, रुपीस का साइन, डॉलर का साइन लग जाएगा, प्लस 1000 सेपरेटर लग जाएगा। 1000 सेपरेटर का मतलब 5,000 वाले फिगर्स में, 1000 के ऊपर वाली फिगर्स में, लाख के ऊपर वाली फिगर्स में कॉमा अपने आप दिखाई देने लगेगा, तो एक्सेल में ये सबसे बड़ी खास बात है। एक्सेल पूरा फाइनेंशियल के लिए यूज होता है। आपको 35,444 रुपए 444 रुपए लिखना है तो 35,444.00 लिखने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही 35,444 टाइप करेंगे वो खुद ब खुद कॉमा लगा देगा और डॉलर लगा देगा, रुपीस का साइन लगा देगा, 0.00 भी खुद ही लगा देगा। तो एक्सेल आपका टाइम नहीं खराब करता है, आपको वो अपने आप ही कॉमा वॉमा खुद से लगा के दे देता है। इसलिए जब आप कहीं फाइल देखिएगा जहाँ पे कॉमा है तो कॉमा आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप बगैर कॉमा के टाइप करिए और उसको सेट करके करेंसी का साइन लगा दीजिए, तो यहाँ पर वो फॉर्मेटिंग हो जाएगी। तो फिर और तीसरा है अकाउंटिंग। हम लोग देख रहे हैं कि जब हमारे फिगर एक जैसे थे, तब तो मुझे ये अच्छा लग रहा था, लेकिन जिस समय इस तरीके से होगा तो थोड़ा सा, क्योंकि वो फिगर के पास ही लग रहा है ना। तो एक अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग में क्या होता है, सारे सिंबल एक तरफ हो जाते हैं, सारे वैल्यूज एक तरफ हो जाते हैं। तो करेंसी और अकाउंटिंग एक ही बात है, दोनों में करेंसी का सिंबल लगेगा, लेकिन अकाउंटिंग वाले में सारे सिंबल लेफ्ट अलाइंड होंगे, सारे वैल्यूज राइट अलाइंड होंगे, इस तरीके से दिखाई देगा। जो करेंसी का होगा आपसे पूछा जाएगा डिफरेंस क्या है करेंसी और अकाउंटिंग में, तो करेंसी में जो सिंबल है वो वैल्यूज के बगल में है, प्रीफिक्स है उसके साथ, बगल में नहीं बोलेंगे, प्रीफिक्स बोलेंगे, साथ में लगा हुआ है। प्रीफिक्स का मतलब पहले लगा हुआ है, सफिक्स का मतलब बाद में लगा हुआ है, नॉर्मल इंग्लिश है प्रीफिक्स और सफिक्स। तो हम लोग बोलते हैं कि सिंबल प्रीफिक्स में लग जाता है करेंसी के साथ, लेकिन अकाउंटिंग में सारे सिंबल्स लेफ्ट अलाइंड होते हैं और सारे वैल्यूज राइट अलाइंड होते हैं। और यहाँ पर एक कॉमा फॉर्मेट है। अगर आप करेंसी और अकाउंटिंग में से नन कर देते हैं, सिंबल को यदि हटा देते हैं, करेंसी और अकाउंटिंग में केवल सिंबल का ही फर्क है, वो भी सिंबल लग रहा है, इधर उधर हो रहा है ना। अगर आप दोनों में से इसको सिंबल को नन कर देते हैं तो बचेगा क्या, केवल कॉमा। कभी कभी हम लोग सिंबल नहीं लगाना चाहते लेकिन वैल्यूज में कॉमा जरूर लगाना
चाहते हैं, वो यहाँ से भी है। या तो आप करेंसी अकाउंटिंग को लगाइए और सिंबल हटा दीजिए, या सिंपल ऊपर से जाके कॉमा कर दीजिए। क्या कह रहा हूं मैं, हमारे पास कुछ फिगर्स लिखे हुए हैं, हमारे पास कुछ फिगर्स लिखे हैं इस तरीके से, बड़े बड़े फिगर्स हैं या छोटे फिगर हैं, जैसे भी फिगर है हमारे पास इस तरीके के फिगर है, राइट। तो हम लोग जैसे इसको सेलेक्ट करके कॉमा अप्लाई करेंगे, जैसे सेलेक्ट करके हम कॉमा अप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे सब में 1000 सेपरेटर लग गया है, डेसिमल 00 आ गया है, करेंसी का साइन नहीं आया है। तो करेंसी अकाउंटिंग कॉमा सेम चीज है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन यूज होता है सारे के सारे अमाउंट को लिखने के लिए। और डेसिमल का प्लेसेस आप किसी समय चाहें हटाइए, किसी समय चाहें मत लगाइए, जब आपको लगाना हो तो आप लगा लीजिए, नहीं लगाना हो तो आप मत लगाइए। बढ़ाने के लिए यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटाने के लिए डिक्रीज डेसिमल कर सकते हैं, कंट्रोल 1 पे जाकर के इन्हीं में आकर डेसिमल प्लेसेस अगर 0 कर देंगे तो भी वही बात हो जाएगी। फिर आते हैं एक दूसरी बात पे गौर करते हैं, फिर से अभी भी मैंने आपको दिखाई है फिगर, वो सब फिगर लाखों में दिखाई है, अगर वो और बड़ी है 12 लाख 15 लाख है, ये फिर से करेंसी का है हमारे पास। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी भी समझ पा रहे हैं कि ये जो फिगर लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है, या ये फिगर कितना लिखा है, 1,21,244 रुपए है, 1,21,244 रुपए। हम लोग इंडियन के हिसाब से इसको 1,21,44 करके लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग। तो हम लोग पहले इकाई दहाई सैकड़ा मतलब यूनिट 1000 यूनिट 10,000 पे सेपरेटर लगाते हैं, है ना, फिर मिलियंस पे लगाते हैं, फिर 10 मिलियंस पे लगाते हैं। लेकिन यूएस का सॉफ्टवेयर होने के कारण से वो हमेशा मिलियंस पे ही लगाएगा आपको, मतलब लाख वाले फिगर पे ही लगाएगा आपको। तो वो 1 लाख वाले के बाद वाला कॉमा यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। अगेन इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, जब विंडोज इंस्टॉल किया जाता है कुल मिलाकर के इंडिया की सेटिंग करनी पड़ती है, अभी इसमें इंडिया की सेटिंग नहीं चल रही है। तो हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे, जाके कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, कंट्रोल पैनल पे जाकर के अपने विंडोज में अपनी कंट्री की इंडिया की सेटिंग करेंगे। तो जब इंडिया की कंट्री की सेटिंग करेंगे तो वहां पे डेट की भी सेटिंग कर देंगे और करेंसी की भी सेटिंग कर देंगे। तो जब करेंसी की सेटिंग होगी तो रुपीस का साइन भी आ जाएगा, और यहाँ पे जो फिगर्स होंगे वो अपने आप 1,21,000 है, वो 1,21,444 करके दिखाई देने लगेगा। अगर नहीं हुई होगी, यूएस की सेटिंग के हिसाब से कंप्यूटर अभी भी चल रहा है, तो ये ऐसा ही दिखाई देगा। और आप अगर इसको ऐसे करके लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, तब ये नंबर नहीं रहेगा, फिर ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, आगे जाके कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि कॉमा अपने हाथ से मत लगाइएगा। तो फिलहाल आगे की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि ये कैसे इंडिया की करेंसी में कन्वर्ट किया जाएगा। तो फिलहाल अभी जो आ रहा है आप उसी से अपना यूज करिए, ठीक, वही करेंसी का साइन लगाइए और यही 1000 सेपरेटर वाला आप यूज करिए। समझ में आया अंशिका, क्या प्रॉब्लम है इसमें? हम लोग जब लाख लिखते हैं तो हम लोग 1,21,000 ऐसे लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर 1,21,000 को जो उसका कॉमा है वो 3 के बाद लगाएगा। अगर ये 12,50,000 है, 12,50,000 है, तो हम लोग 12,50,30 लिखेंगे, ये ऐसे नहीं लिखेगा, ये 1,250 लिखेगा। तो यूएस की सेटिंग के कारण से ये हमारा इस तरीके का वैल्यूज हमको दिखाई देगा, और हम लोग जब इंडिया की सेटिंग इसमें कन्वर्ट कर देंगे कंट्रोल पैनल पे जाके, तो ये 12,50,000 सही से दिखाई देने लगेगा होगा। तो डेट और करेंसी की सेटिंग हमको कंट्रोल पैनल से आगे जाके करनी पड़ेगी, फिर यहाँ पे सही दिखाई देने लगेगी। तो हम लोग फॉर्मेट सेल में पहले चले हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने नंबर, करेंसी और अकाउंटिंग के बारे में बात कर लिया है। डेट कल पढ़ लिया था हम लोगों ने, आगे बढ़ते हैं नीचे वाले, फिर जब जरूरत पड़ेगी तो फिर आगे की क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। अभी आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, 3 चीजों को कवर करते हैं। ये यहाँ से करेंसी का साइन, परसेंटेज का साइन, हम लोगों ने परसेंट भी बात कर लिया था, कॉमा का साइन, इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल, या फिर ये सब चीजें यहाँ पर भी आपको दिखाई दे। और किसी भी समय आपसे यदि कोई फॉर्मेटिंग लग जाती है, आप उसको नॉर्मल करना चाहते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, उसको जनरल में कन्वर्ट कर देना चाहिए, तो वो जनरल में कन्वर्ट हो जाएगा। जनरल में मतलब वापस ले आएंगे, हमने कोई भी यहाँ पे फॉर्मेटिंग लगाई, यहाँ फॉर्मेटिंग लग गई, मुझे पसंद नहीं आ रही है, हटाना है इसको, तो फॉर्मेट सेल में जाके आप उसको जनरल कर दीजिए, वो अपनी पुरानी पोजीशन पर वापस आ जाएगा। ये प्रॉब्लम तब भी आती है जैसे ही
आप किसी सेल पर कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं तो फॉर्मेटिंग वहां पे वैल्यू हट जाएगी लेकिन फॉर्मेटिंग बनी रहेगी। मतलब मैंने किसी जगह पे 12% लिख दिया, मैंने किसी जगह पे 12% लिख दिया, अब मैंने वहां से इसको या 12 कहीं पे परसेंटेज मैंने कैलकुलेट किया। हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे कि किसी स्टूडेंट के 540 नंबर आए हैं 600 में से, तो हमने इसको डिवाइड किया था 540 बटे 600। जैसे किया तो यहाँ पर आकर के मैंने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, तो ये 90% यहाँ पे दिखाई देने लगा था। अब सपोज करिए हम यहाँ से इसको डिलीट करते हैं, मान लीजिए मैंने इसको डिलीट किया तो ये सेल खाली हो गया। जब भी सेल डिलीट होगा, जब भी सेल डिलीट होगा, आप डिलीट करेंगे तो उसकी वैल्यू डिलीट होगी, उसकी फॉर्मेटिंग डिलीट नहीं होगी। बात समझिएगा। प्रवीण क्या बोल रहा हूँ? परसेंटेज उसका फॉर्मेट है, परसेंटेज जो है उसका फॉर्मेट है, कॉमा उसका फॉर्मेट है। फॉर्मेट का मतलब कलर लगाना, बॉर्डर लगाना, उसमें परसेंटेज लगाना, सारी चीज फॉर्मेटिंग है। तो आपने जैसे ही इसको डिलीट किया, पहले जो सेल होता है वो प्लेन होता है, खाली होता है, आपने कुछ लिखा उसके ऊपर फॉर्मेटिंग कर दी, जैसे आपने फॉर्मेटिंग कर दी और उसके तो वो फॉर्मेटिंग उसमें सेव हो जाती है। अब हमने यहाँ पर तो दिख रहा है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे हमने यहाँ पे 4 टाइप किया तो देखो अपने आप 4% आ रहा है। हम तो 4 लिखना चाहते थे या 400 लिखना चाहते थे, अब परसेंट अपने आप लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि इस सेल के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है। तो डिलीट कमांड जो होता है वो फॉर्मेटिंग नहीं हटा पाता है। उसके लिए फिर से वापस आप जाइए कमांड पर, जनरल कर दीजिए, उसको नॉर्मल पोजीशन पे जाइए, जनरल कर दीजिए। या आगे और दूसरा कमांड है हमारे पास, उससे हम लोग काम करेंगे, वो आगे हम लोग अभी कमांड कवर करेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर हमको फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है तो हम लोग जनरल में जाके क्लियर कर सकते हैं। जैसे आप जनरल क्लियर करेंगे वो अपनी पुरानी पोजीशन पर वापस आ जाएगा। तो जनरल का मतलब नॉर्मल, नंबर हो गया, करेंसी हो गया, अकाउंटिंग हो गया, डेट हो गया, परसेंटेज हो गया। इतनी चीजें पढ़ ली हम लोग ने, अभी टाइम फ्रैक्शन बचा हुआ है, आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं अलाइनमेंट के बारे में। अलाइनमेंट हम लोग ने एमएस वर्ड में पढ़ा था। अलाइनमेंट मतलब अकॉर्डिंग टू रूलर लाइन। और अलाइनमेंट पहले हॉरिजेंटल पढ़ा था हम लोगों ने। हॉरिजेंटल 3 तरीके के होते हैं, लेफ्ट, राइट और सेंटर, कंट्रोल एल, कंट्रोल आर, कंट्रोल ई। फिर जब टेबल में पहुंचे थे तो वर्टिकल सेंटर था, वर्टिकल सेंटर था टॉप, मिडिल और बॉटम। तो अलाइनमेंट फॉर्मेट सेल के अंदर हम लोगों ने पढ़ा अभी 3 तरीके का, नंबर तरीके, नंबर फॉर्मेटिंग, करेंसी फॉर्मेटिंग और अकाउंटिंग फॉर्मेटिंग। और इसी के साथ ही चलता है कॉमा फॉर्मेटिंग। कॉमा फॉर्मेटिंग जो कि उसी का एक पार्ट है, जब हम लोग करेंसी का सिंबल हटा देते हैं तो कॉमा फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट हो जाता है। आगे टॉपिक आ रहा है हमारा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में हमारे पास 2 तरीके का अलाइनमेंट, पहले 2 कैटेगरीज होती हैं हमारी, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट। हॉरिजेंटल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि क्लास बहुत बड़ी है। तो हॉरिजेंटल में फिर से 3 होंगे, लेफ्ट, राइट, सेंटर। वर्टिकल में 3 होंगे, टॉप, राइट, बॉटम। तो हम लोग अपने सेल पर आते हैं। बाय डिफॉल्ट जो सेल है हमारा वो इस तरीके से दिखाई देता है। किसी भी समय हम लोग सेल की हाइट को यहाँ से बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। तो अगर आपको ज़्यादा चौड़ाई की ज़रूरत है तो आप उसको 2 लाइनों में मत लिखें, ऐसे हाइट जैसे ये 2 लाइनों में लिखा हुआ है तो आपको 2 लाइन में लिखने की इसको कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप उसकी हाइट को इंक्रीज कर दीजिए, जैसे ये वाला सही लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा गलती है कि ये 2 लाइनें को मर्ज कर दिया गया था, ऐसा कोई भी जरूरत आपके लिए नहीं है। तो आपको कभी भी हेडिंग्स को ऐसे बड़ा करके दिखाना है तो आप सिंपल ऐसे रो की हाइट को बढ़ा लीजिए और यहाँ पर टाइप कर लीजिए। जब आप टाइप कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास सेल विड्थ बड़ी हो गई है, हॉरिजेंटल वाइज भी बड़ी हो गई है और वर्टिकल वाइज भी बड़ी हो गई है। तो अगर हम कोई यहाँ पर हेडिंग यहाँ पे टाइप करते हैं प्रोडक्ट, तो इसमें वो बाय डिफॉल्ट बॉटम पे रहती है, वर्ड में बाय डिफॉल्ट वो टॉप रहती थी, ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बॉटम है, वर्टिकली बॉटम है। तो आप उसको सेलेक्ट करें, अलाइनमेंट पे जाएं, ध्यान से देख लें कि आपके पास एक हॉरिजेंटल का ग्रुप है और एक वर्टिकल का ग्रुप है। अगर आप इसको वर्टिकल हॉरिजेंटल सेंटर करना चाहते हैं तो आप हॉरिजेंटल सेंटर कर दीजिए, वर्टिकल सेंटर करना चाहते हैं तो आप इसको वर्टिकल सेंटर कर दीजिए।
ओके कर दीजिए। तो ये हॉरिजॉन्टल सेंटर और वर्टिकल सेंटर दोनों तरफ से आ जाएगी। बाय डिफॉल्ट अगर हाइट हमारी ज़्यादा नहीं है, अगर हमने हाइट नॉर्मल रखी है, जैसा कि होता है हमेशा हमारे साथ कि जो जैसे ये वाली हेडिंग्स है हमारे, ये वाले हेडिंग्स है, इस रो पर अभी मैंने कोई फॉर्मेटिंग किया नहीं है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट वो जो है इस तरीके से टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट रहता है, वैल्यू हमेशा राइट रहती है। तो इसको सेंटर करने के लिए, हॉरिजॉन्टल सेंटर के लिए ये सेंटर और राइट लेफ्ट ये तीन ऑप्शन हमारे पास चलते हैं। वही ऑप्शन हमारे पास अभी यहाँ पे लेफ्ट सेंटर और राइट चलते हैं। आगे के ऑप्शन आगे के क्लास में ट्राई करेंगे, क्योंकि एक ही क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए फिर कंटिन्यू कर लेंगे। तो जितना जितना जरूरी है मैं कंटिन्यू करता हूँ आपको। तो ये लेफ्ट राइट सेंटर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हो रहा है, और वर्टिकल में भी आपको टॉप सेंटर और बॉटम दिखाई दे रहा है। अगर आप इसकी हाइट को बढ़ाते हैं, अगर आप इसकी हाइट को बढ़ाते हैं, आप इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके आप इसको, आपने इसको कहा हॉरिजॉन्टल सेंटर, तो ये हॉरिजॉन्टल सेंटर तो हो गया, वर्टिकल सेंटर नहीं हो पाए, तो आप इसको वर्टिकल सेंटर कर दीजिए। जैसे आप इसको वर्टिकल सेंटर करेंगे तो ये बीचों बीच में आपको इस तरीके से दिखाई देने लगेगा, तब ये हॉरिजॉन्टल सेंटर भी हो गया और वर्टिकल सेंटर भी हो गया। नेक्स्ट, अब इसी में कुछ अच्छे फीचर्स हमारे पास एक्सेल में दिखाई देते हैं। जैसे आपको यहाँ पे एक रोटेशन को ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। ऐसे बॉर्डर लगा हुआ है, दैट्स वाई वो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अगर बॉर्डर नहीं लगा होगा, अगर बॉर्डर नहीं लगा, ये बॉर्डर के कारण से ऐसा हुआ है। नॉर्मल अगर टाइपिंग है हमारे पास, बॉर्डर अभी नहीं है, तो अगर बॉर्डर नहीं है और आप अलाइनमेंट में जा करके मैंने इसको हॉरिजॉन्टल सेंटर किया, वर्टिकल सेंटर किया और अलाइनमेंट आपने ऐसे इसको किया, तो आप देखेंगे ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर सीरियल होना चाहिए, यहाँ पे सीरियल होना चाहिए। तो अगर हमारे पास जगह कम है तो हम लोग सीरियल को ऐसे करके भी लिख सकते हैं किसी भी तरीके से, या ऐसे करके रोटेट करके लिख सकते हैं। आपके पास रोटेशन के ऑप्शन अवेलेबल है, या सीधे सीधे ऐसे कन्वर्ट करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक्सेल आपके पास कई ऑप्शन देता है आपको कि आप उसको किस तरीके से दिखाना चाहते हैं। जैसे क्वांटिटी, ये ज्यादातर हमको क्वांटिटी वाली चीज में प्रॉब्लम होता है। अब हमको यहाँ पे क्वांटिटी लिखना है और इसका सेल छोटा रखना है। एक्सेल एक स्प्रेडशीट है, कॉलम्स बहुत ज्यादा बनेंगे, बनते तो जाएंगे, प्रिंट होते समय आपको उसको फिर छोटा करना पड़ता है, क्योंकि कागज में तो प्रिंटिंग होनी है। तो स्क्रीन लेवल पर तो हम कॉलम्स बढ़ाते चले जाते हैं, लेकिन जब प्रिंटिंग की बात आती है तो फिर मुझे इसको जरूरत पड़ती है कि जितनी जरूरत है उतने कॉलम्स रखे जाएं, ताकि आराम से वो प्रिंट हो सके, ईजिली वो प्रिंट हो सके। तो फिर ये कई बार ऐसी जरूरत होती है, मान लीजिए एक एक दो दो क्वांटिटी होगी यहाँ पर, तो फिर मुझे तीन, हम लोग देख रहे हैं कि हमारी क्वांटिटी एक ही कैरेक्टर की है और हेडिंग 3 कैरेक्टर कंज्यूम कर रहा है। आप इसको सीधा कर सकते हैं, तो एक कैरेक्टर में आपका काम हो जाएगा, इस तरीके से जगह बच जाएगी, राइट। और अब आते हैं, फिर से कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक्सेल का टेस्ट लेना हो तो उससे क्या क्या पूछना चाहिए। उससे पूछना चाहिए, बताओ भैया डेट, एक डेट लिख के दिखा दो, राइट, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन अब यहाँ पे आने वाला है, जहाँ पे फिर से 90% स्टूडेंट गलती करते हैं। आपको कई बार लिखना पड़ेगा। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बनेंगी हमारे एक्सेल के अंदर, फाइनेंशियल के लिए एक्सेल यूज होता है। अकाउंटिंग रिपोर्ट बनती है, अकाउंटिंग रिपोर्ट में हमको स्टॉक का एंट्री करना पड़ता है। स्टॉक में हमारा एक कॉमन टर्म्स होता है कि ओपनिंग बैलेंस, आज की परचेज, फिर आज की सेल और क्लोजिंग बैलेंस, या पूरे साल भर का ओपनिंग बैलेंस, फिर साल भर के अंदर आया हुआ अमाउंट परचेज, साल भर की परचेज, साल भर की सेल और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस। इसको इन्वेंट्री में दिखाया जाता है। हमारे पास कॉलम्स होते हैं, उसके अंदर सीरियल नंबर, आइटम का नेम, ओपनिंग बैलेंस एज ऑन, ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल से हमारा सेशन स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। हमको लिखना पड़ता है ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1/4/2024। फिर पूरे साल भर में हमने कितना परचेज किया, पूरे साल भर में हमने कितना सेल किया, फिर अब साल भर में पूरा साल भर सेल करने के बाद क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है।
मतलब कोई भी आप ओपनिंग मान सकते हैं, हो सकता है महीने भर की ओपनिंग हो या 3 महीने की क्वार्टरली ओपनिंग हो, 6 मंथली ओपनिंग हो, ज़्यादातर एनुअल लिखना होता है। ये चीज़ ओपनिंग भी हो सकती है। तो 1 जनवरी की ओपनिंग, 31 जनवरी की क्लोजिंग। तो हमको लिखना होता है क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन जो भी हमारी आखिरी वाली तारीख है, ऐसे। अब क्योंकि ये देखिए बहुत बड़ी फिगर है, क्योंकि ये बहुत बड़ी फिगर है और इसको लिखना ही होता है, तो ये 3 लाइनों में लिखी जाती है। ये 3 लाइनों में लिखी जाती है ओपनिंग बैलेंस एज ऑन, अलग अलग लाइन करके। तो इसको 3 लाइन में लिखने की जरूरत नहीं है आपको, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, केवल आपको इसको रैप कर देना है। रैपिंग याद है आपको? अगर आपको पीछे की डेफिनेशन याद होंगी, क्लास में आप लोग अटेंड कर रहे हैं तो आगे समझ में आता जाएगा रैपिंग का मतलब क्या था। व्हाट इज कॉल्ड रैपिंग? हमारे पास रैपिंग कमांड है, हम लोग रैपिंग के बारे में बात कर रहे थे, हम लोग रैपिंग के बारे में बात कर रहे थे। हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे और रैप कर देंगे। जैसे आप रैप करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो मैटर है वो अपने आप ही अपनी बाउंड्री से जब मूव करेगा तो आगे की तरफ मूव कर जाएगा। तो आपको रैप कमांड ध्यान रखना है, इसको 3 लाइन में टाइप करके मर्ज करने की जरूरत नहीं है। आपको जब आपको मैटर मिलेगा तब आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अलाइनमेंट वर्टिकली सेंटर होना चाहिए, आपको दिखेगा कि वो ऐसे लिखा हुआ है। तो आप उसको 3 लाइनों में टाइप करने की कोई भी जल्दी हड़बड़ी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो आइटम नेम ऐसे लिखा है, 3 बार लिखा गया है फिर मर्ज किया गया है, बस सिंपल इसको लिख करके रैप कर दिया गया। तो रैपिंग अपने आप ही सेल आगे बढ़ जाता है, सेल की हाइट बढ़ जाती है और मैटर आगे की तरफ मूव कर जाता है। तो एक होता है रैपिंग, एक होता है रैपिंग। तो रैप में टेक्स्ट आगे बढ़ा और नीचे की तरफ मूव कर गया। और एक होता है श्रिंक, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना। तो अगर कभी कभी मान लीजिए कोई जैसे ये सेल है, हमें इसको बस इतना रखना है, तो एक आध करेक्टर हम लोग देख रहे हैं कि जरा सा नीचे जा रहा है, यहाँ पे जो वैल्यूज होंगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वैल्यूज बड़ी हैं, मान लीजिए बड़ी हैं, तब तो मुझे सेल ही बड़ा करना है, तब तो मेरे पास हेडिंग लिखने का प्रॉपर जगह है ना। लेकिन अगर नीचे का जो कंटेंट कम ही है, कंपनियां क्या करती हैं, बहुत बड़ी बड़ी जब वैल्यूज हो जाती हैं, जो बड़ी कंपनियां होंगी, हर कंपनी में स्टैंडर्ड ही होगा ना, हर कंपनी में एक स्टैंडर्ड होगा, बहुत वेरिएशन नहीं होगा। हमारे पास इतना कैपेसिटी है ना, तो यहाँ पर बैठने वाला बच्चा कितना होगा, 100 200 150। कभी आप सोचेंगे कि यहाँ पर 1000 बच्चा या 500 बच्चा बैठ के क्लास लेगा? नहीं लेगा ना। अगर 500 स्टूडेंट क्लास ले रहा होगा तो मुझे ये क्लास की शेप पहले बदलनी पड़ेगी ना। अगर मेरा इंस्टीट्यूट बड़ा है, हाँ, अगर मुझे 500 स्टूडेंट की क्लास लेनी है तो मुझे क्लास इस तरीके से नहीं बनानी पड़ेगी, है ना। और हटा करके उनको 500 कुर्सियों का तो अरेंजमेंट मुझे करना पड़ेगा, मेरी अपनी को पोजीशन ऊपर लानी पड़ेगी, तभी तो मैं 500 को ले पाऊंगा। तो एक क्षमता तो होगी मेरी, मुझे पता होगी कि मुझे 50 का लेना है, 10 का लेना है, 500 का लेना है, उसी हिसाब से मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी रखूंगा। बहुत वेरिएशन नहीं होगा। वो बात अलग होगी कि 500 बच्चों की क्लास में कभी 300 बच्चे होंगे, कभी 400 होंगे, कभी 550 होंगे, कभी 600 होंगे, लेकिन 550 के बाद फिर मुझे उसकी 600 के लिए कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो वैसे ही कंपनी में भी होता है, कंपनी अगर बहुत बड़ी होगी तो लाखों में कर रही होगी, नहीं तो यूनिट में काम कर रही होगी। जो किराने की दुकान है वो 1 पीस 2 पीस 4 पीस 5 पीस बेचते हैं ना, कभी कभी 10 बोरी बेच देते हैं, राइट। लेकिन जो होलसेलर है वो कभी 10 बोरी बेचता ही नहीं है, वो तो हमेशा 1000 बोरी बेचता है। उससे 2 बोरी खरीदने जाओ, 10 बोरी खरीदने जाओ, 2 किलो खरीदने जाओ, वो कहता है नहीं भैया आपको लेना है तो पूरी बोरी ले लो। तो जो होलसेलर है, जो बड़ा डीलर है, उसकी फाइल उसी हिसाब से बन रही होगी, तो उसमें कॉलम्स बड़े होंगे छोटे होंगे उतना ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई कॉलम 45 लाख का होगा और कोई कॉलम 45 का होगा। तो बड़ी कंपनियों में ये भी होता है कि अगर 45 लाख है तो वो 45 लाख टाइप नहीं करते, वो 45.0 और ऊपर हेडिंग डाल देते हैं इन लैक्स। तो 45.2 का मतलब 45 लाख 20 हजार हो गया, उसको 45 लाख 20 हजार वो टाइप करते ही नहीं है, ऑटोमेटिकली लिख देते हैं इन लैक्स, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा टाइप करने की जरूरत भी तो नहीं है।
बार बार समय तीन 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 जीरो लिखने की जरूरत भी तो नहीं है। 30 लाख, 20 लाख, 10 लाख सब ऐसे ही चल रहा है, तो 10, 20, 30 ऐसे याद रखेंगे, पूरा पूरा जीरो जीरो लिखने की क्या जरूरत है। तो एक आपको सिमेट्री समझ में आ जाएगी कि वो कैसे सिमेट्री हो रही है। हम लोग बात कर रहे थे रैप टेक्स्ट के बारे में, बात कर रहे थे। अब बात करते हैं कि श्रिंक के बारे में। अगर हमको देख रहे हैं कि अगर हमारा कोई इस तरीके का सीन हमारे पास आ रहा है जहां पर कोई एक आध कैरेक्टर कम पड़ रहा है, तो उसका एक तरीका यहाँ से फॉन्ट छोटा कर दिया जाए। हमारे पास सीधा रास्ता है कि हमने फॉन्ट छोटा कर दिया, हो गया। अब और छोटा करना पड़ रहा है, तो ये मैनुअल ऐसी जरूरत नहीं है। आगे जाकर हम लोग ऑटोफिट कमांड देखेंगे जहाँ पे वैल्यूज के हिसाब से हम सेल को छोटा करने की जरूरत पड़ सकती है। अब इसको कितना छोटा करें कि ये पढ़ने में भी आ जाए, तो बार बार मैनुअल में जा करके उसको फॉन्ट छोटा बड़ा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमारे पास एक श्रिंक कमांड होता है, श्रिंक का मतलब सिकुड़ना, तो ऑटोमेटिकली श्रिंक होकर के उसके अंदर आ जाएगा, ऑटोमेटिकली उसके अंदर श्रिंक होकर के आ जाएगा। तो अगर आप रैप और श्रिंक एक दूसरे का उल्टा होते हैं। रैप का मतलब है कि अगर बड़ा हो रहा है तो आगे शिफ्ट हो जाओ नेक्स्ट लाइन पर। श्रिंक का मतलब है कि आगे मत जाओ, उसी के अंदर सिकुड़ करके उसी के अंदर ना। रजाई, अब ठंड का मौसम आ रहा है तो है ना, पैर बाहर नहीं निकलेंगे, हम लोग सिकुड़ते जाएंगे, उसी में एडजस्ट करते जाएंगे। तो श्रिंक टू फिट। अब आप देखेंगे श्रिंक टू फिट है तो वो अपने आप ही उसके अंदर श्रिंक होता जाएगा। देखिए खुद ब खुद फॉन्ट छोटा होता जाएगा। जब बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली फॉन्ट अपनी साइज पर आएगा, और जब उसको जरूरत है कि छोटा करो तो वो रैप नहीं हो रहा है, श्रिंक होकर के उसी के अंदर एडजस्ट। फिर आ जाइए नेक्स्ट। अब यहाँ पर है लास्ट ऑप्शन, मर्ज सेल, सेल को जोड़ देना। सेल को जोड़ देना तो हम लोग ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। जब ऊपर की हेडिंग डालनी होती है तो हेडिंग डालते समय जितनी भी हेडिंग्स डाली गई हैं ये सही डाली गई हैं। आपको करना क्या है कि आपको बस यही याद रखना है कि हेडिंग डालते समय सबसे किनारे वाले सेल पर आप हेडिंग डालिए। जो भी हमारा स्टेटमेंट है, रिपोर्ट एज ऑन, सेल्स रिपोर्ट, स्टूडेंट रिपोर्ट, हमेशा पहले सेल पर आप हेडिंग डालिए और उसके बाद सारे सेल को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर। मर्ज सेल आपने वर्ड में पढ़ा था, मर्ज का मतलब होता है सेल को जोड़ देना, और सेंटर का मतलब बीच में उसको ले आना। तो ये कमांड मर्ज एंड सेंटर यहाँ पर भी है। आप चाहें तो यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए इसको, और या फिर मर्ज और सेंटर एक ही बात है। तो यहाँ से क्यों करेंगे, बाहर से ही कर लेंगे। करने के 3 तरीके हैं इसको। मेथड नंबर 1, बस ध्यान रखना है कि सबसे किनारे वाले सेल पे उसको लिख लेना है, जहां से लेकर के जहां तक करना है उन सब को सेल को सेलेक्ट कर लेना है। मेथड नंबर 1, यहाँ पे कमांड है मर्ज एंड सेंटर, मर्ज होगा और सेंटर पर आ जाएगा। दूसरा मेथड मर्ज सेल यहाँ से ऑन किया जाए और सेंटर कर दिया जाए, एक ही बात है। तो मर्ज और सेंटर ये हो गया। तीसरा एक और तरीका कि इन दोनों कमांड को यहाँ से करने के बजाय यहाँ पर एक सेंटर अक्रॉस का, यही हॉरिजॉन्टल के अंदर एक सेंटर अक्रॉस का ऑप्शन है, ये भी वही बात है। तो तीनों कमांड एक ही है, चाहे जो आपको अच्छा लगे। सेंटर अक्रॉस, तो जैसे आप इसको सेंटर अक्रॉस करेंगे ये बीचों बीच में आ जाएगा। सेंटर अक्रॉस करते ही वो बीचों बीच में आ जाएगा। जहाँ कहीं पर हेडिंग छूट गई है, नहीं लिख पाए हैं हम लोग, जैसे इसके ऊपर की हेडिंग नहीं लिख पाए हैं, तो आपने इस रो को सेलेक्ट किया। अगर आपने एमएस वर्ड पढ़ा है तो आपको ध्यान होगा कि रो इंसर्ट कैसे करी जाती है। सेलेक्ट जाइए, इंसर्ट पे चले जाइए, तो इंसर्ट के अंदर होम पर ही चले जाते हैं। ये इंसर्ट का कमांड, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट दिखेगा, इंसर्ट रो किया, रो इंसर्ट हो गई। कॉलम को इंसर्ट करना है, कॉलम को सेलेक्ट किया तो इंसर्ट कॉलम किया, कॉलम इंसर्ट हो गया। ऐसे ही डिलीट करने के लिए सेलेक्ट करके डिलीट कॉलम, तो कॉलम डिलीट हो जाता है। रो को डिलीट करना है तो डिलीट रो, रो डिलीट हो जाती है। मैटर को सेलेक्ट कर रहे हैं, और तो नंबर आ गया। अलाइनमेंट में अलाइनमेंट के कमांड आ गए। फॉन्ट ये वही है कि फॉन्ट बदलो, उसका बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करो, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट कर लो यहाँ से। बॉर्डर के कमांड यहाँ पे मिल जाते हैं हमको। बॉर्डर ये सेम कमांड जो एमएस वर्ड में हमने पढ़ा था कि बॉर्डर की स्टाइल को चेंज कर लीजिए, बॉर्डर का कलर चेंज कर लीजिए, यहाँ से आउटसाइड इनसाइड बॉर्डर लगा दीजिए, चारों तरफ बॉर्डर लग जाता है। शेडिंग का कमांड को यहाँ पर भी मिल जाता है, फिल कमांड मिलता है। एमएस वर्ड में इसका नाम शेडिंग कमांड था, यहाँ पे फिल कमांड है। तो जैसे हम इसको क्लिक करते हैं यहाँ पे शेडिंग लग जाती है
और ऐसे शेड करके बैकग्राउंड कलर बदला जा सकता है, जो भी शेड लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। तो क्या कर रहे हैं, मैटर को सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट करके कंट्रोल 1 कर रहे हैं, फिल पे जा रहे हैं, फिल पे जा करके जो आपको कलर लगाना है यहाँ से चूज करके ओके कर दीजिए, वो कलर यहाँ पे लग जाएगा। तो जितने एरिया में आपको लगाना है सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करके आप यहाँ पे कलर को लगा सकते हैं। फिर नॉर्मल करना है तो हमेशा की तरह सेलेक्ट करके नो फिल कर देंगे, तो ये अपनी पुरानी पोजीशन पर वापस आ जाएगा। बॉर्डर हटाना है तो सेलेक्ट करके बॉर्डर को नो नन कर देंगे, तो सब नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगा। इतना रहने देते हैं, अभी कल और पढ़ेंगे, ठीक है, कल और करेंगे, इतना रहने